ये आज हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ F इक्वल्स टू ma। यहां देखिए, यदि कोई ब्लॉक है जो 6 kg का है और इस पे 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और आपसे कहा गया एक्सेलरेशन बताओ, आप क्या कह रहे हैं भाई? F इक्वल्स टू ma। बहुत बढ़िया। लेकिन यदि ऐसा होता तब ये ब्लॉक किधर जाता? लेफ्ट या राइट? एक्सेलरेशन बताना है। सॉल्व करते वक्त क्या कर देते? F जो है वो F नेट सोचते, F एक नहीं सोचते, F नेट इक्वल्स टू ma। ये 3 माइनस 12 ये हो गया F नेट इक्वल्स टू 6 इंटू a। implies that a equals to 6 by 6, 1 meter per second square। तो यहाँ F जो की वेक्टर है, उनके नेट का मतलब होता है डायरेक्शन के हिसाब से। प्रैक्टिकल लाइफ जो हमने फील किया है कि दो अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स होते हैं तो नेट इफेक्ट क्या मिलता है हमें? बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को हटा लेने पर जो डाटा बचता है वही होता है नेट फोर्स। तो ये वेक्टर सम का एक रूल है। तो अभी तो वेक्टर सम हम डिटेल नहीं जानते, तो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं। देखिए, यहाँ एक टर्म आता है टेंशन। ये क्या है? फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग। इन आइडियल स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ टेंशन T will be same at each point। अब आइडियल स्प्रिंग कौन होता है? तो आपके सिलेबस में जनरली आइडियल की ही बात की जाएगी। आइडियल स्ट्रिंग मीन्स massless, knotless, unextensible, मासलेस हो, नेग्लिजिबल मास वाले, गांठ नहीं हो कोई, और एक वो इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी ना हो, खींच करके वो बड़ा हो गया खींचने पे।
Ideal string means massless, knotless, and unextensible string. एक पॉइंट और देखिए, डायरेक्शन ऑफ टेंशन T. Since a string can pull only, hence direction of T is taken along the string away from the block in consideration. सर इसका मीनिंग बताना आप। यदि ऐसे आपके सामने में ग्राउंड पे रखा गया हो दो ब्लॉक ए और बी, दोनों जुड़े हों एक धागे से, और आप इसे पुल करके ले जा रहे हो आगे, तो धागे में जो टेंशन दिखाओगे तो ए ब्लॉक को आगे खींचेगा टेंशन, और बी ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा आगे जाने से। ए ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन किधर दिखाएंगे? अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ए, और बी ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा होगा? अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बी। यदि एक ब्लॉक छत से टंगा हुआ है ए, तो ये ए को यदि हम कंसीडर करें तो ए को धागा क्या करता होगा? नीचे गिरने से रोकता होगा, और mg क्या चाहता होगा? कि नीचे ले जाऊं। तो एम ए पर लगने वाला टेंशन किधर दिखाएंगे? अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जिस ब्लॉक के बारे में आप बात कर रहे हैं उस ब्लॉक से दूर की तरफ दिखाएंगे टेंशन। ओके, यस सर। यहां एक और टर्म समझ लीजिए, सिस्टम। we can apply fnet equals to ma for a system or collection of
more one or more than one object which has same acceleration in same direction. We can apply F net equals to ma for a system or collection of one or more than one or more than one object which has same acceleration in same direction. जैसे आपने जब कहा कि ये है 6 kg का ब्लॉक और ये है 4 kg का ब्लॉक, सरफेस है स्मूथ और आप खींच रहे हो 20 न्यूटन फोर्स लगा के, आपको क्या लगता है, क्या ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा दोनों ए और बी? यस सर। यदि दोनों आगे बढ़ेगा तो इनके एक्सलेशन एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे, क्या लगता है आपको? सर सेम होगा। हाँ सेम होगा ऐसा लग रहा है, तो आपसे कहा गया फाइंड ए। अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखना, only external force can accelerate the system। इसको ऐसे फील करो, एक रिक्शे के ऊपर मैं बैठा हूं और रिक्शे को धकेलूं, पैडल नहीं देना है, रिक्शे पे बैठना है पीछे और रिक्शे पे बैठ के सीट को धकेल रहे हो, तो क्या रिक्शा चलने लगेगा? No, sir. क्या कार के भीतर बैठ के खूब जोर से धक्का दे रहा हूं तो क्या कार चलने लगेगी? नो सर। इसका मतलब एक्सेलरेट करना है सिस्टम को, तो बाहर उतरिए कार या रिक्शे से और फिर धकेलिए, तो बाहर से जो फोर्स लगेगा सिस्टम पे वो एक्सेलरेट कर सकता है सिस्टम को, भीतर वाला फोर्स एक्सेलरेट नहीं करेगा। जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करते हैं? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आंसर। ये धागे से जुड़ा हुआ 6 kg और 4 kg का एक्सेलरेशन चूंकि एक जैसा है तो एक ही डायरेक्शन में है, तो हमें बताया गया कि इसे आप एक सिस्टम मान सकते हो। मतलब ऐसे सोचो जैसे एक झोले में हमने इन दोनों को रखकर झोले को खींच रहा हूं, ऐसे इमेजिन करो, और ये झोला जा रहा है ए एक्सेलरेशन से कंटेनर। अब मुझे बताओ सॉल्व करते वक्त हम सोच क्या रहे हैं? एफ नेट इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए, और एफ नेट कौन? देखिएगा झोले के भीतर में क्या है फोर्स वो मुझे देखना ही नहीं है, झोले के बाहर से कौन फोर्स लगा रहा है केवल उसे देखना है। ए का वैल्यू कितना हो गया? 20/10। सर आपने नहीं सोचा टेंशन, अरे झोले के भीतर वाला फोर्स एक्सीलरेट नहीं कर सकता झोले को,
झोले के बाहर से जो फोर्स लगाकर झोले को खींचेगा तभी झोला एक्सीलरेट होगा। तो सिस्टम जब आप सोचते हो तो इमेजिन करो, क्योंकि भीतर में जो फोर्स होगा, देखो एक लेफ्ट से राइट, एक राइट से लेफ्ट, तो आपस में ये क्या कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इंटरनल फोर्स कहते हैं जो आप सिस्टम चुनते हो उनके इंटरेक्शन से बनने वाला। तो आज तो आपको मैंने कैंसिल करके दिखाए, लेकिन आगे ध्यान रखना भीतर वाले फोर्स को सोचते ही नहीं, सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगता है वही एक्सप्लेट करता है सिस्टम। आप इस बात को और एक एग्जांपल में समझने की कोशिश करिए। 1 kg, 2 kg, 3 kg और फोर्स लगा रहे हैं 84 न्यूटन। आपको बताना है आगे बढ़ने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्या लगता है, सोचने के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें? बहुत बढ़िया पढ़, इसको मान लेते हैं हम लोग सिस्टम, क्योंकि एक जैसा है तो हम क्या लिख देंगे, एफ नेट इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इंटू ए। एफ नेट कौन सा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो हमने देखा कौन, 24, 1 + 2 + 3 मास ऑफ द सिस्टम इंटू ए। सबके एक्सलेशन एक जैसे थे ना, इसीलिए इनको हम झोले में डाल सके। ये कितना हो गया, 24/1 + 2 + 3, 4 मीटर/सेकंड²। अच्छा, कोई ये कह दे कि बताओ, यहां पर है एक टी, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान दो, झोले के भीतर जब तक है ये टी, बाहर हमने यदि एक सिस्टम मानकर इक्वेशन लिखा तो टी का वैल्यू नहीं मिलेगा हमें। हम झोले को कट करके अब एक काम करते हैं, केवल 1 kg के बारे में सोचते हैं। 1 kg के ब्लॉक को खींच के आगे कौन ले जाता होगा, टी। और एक्सलेशन कितना है, ए। हम क्या लिख देंगे, टी बराबर 1 × ए, 1 × 4, 4 न्यूटन। देखो टी निकल के चला है। यदि कोई कह देता टी डैश बताओ क्या होगा, अरे अब क्या करें? तो ध्यान दो,
मैं कि 1 kg और 2 kg मिला करके एक नया झोला है, और इस झोले को खींच के कौन ले जा रहा है? टी डैश। अब एक्सलेशन वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2 3 × 4 12 न्यूटन। तो यदि ये नजरिया देखने का आप समझ जाए, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ये तो कर सकते हैं आप। नोट कर लीजिए पहले। सर डन। एक बार पिछले पेज पे मैं आता हूं और अचानक से मेरा मन कर गया कि ये टी का वैल्यू पता करूं कितना होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? वो जो सिस्टम माना था उससे एक्सलेशन आ गया, और अब 6 kg को देखते हैं केवल एक नया सिस्टम मानकर। इसको खींच के टी ले जा रहा है, और एक्सलेशन कितना है? एक्सलेशन आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी बराबर कितना हो गया? 6 न्यूटन। 6 × 2, बहुत बढ़िया, 12 न्यूटन। ये क्वेश्चंस 11th के बच्चों को सिखाया जाता है। आपके लेक्चर का जो मैं वीडियो बनाता हूँ 9th का, ये मैं 11th के बच्चों को भी शेयर कर देता हूँ कि भाई आप भी एक बार डिवाइस कर लो। तो यदि आप इसे अभी सीखेंगे तो 11th का चैप्टर लगेगा, अरे ये तो मैंने किया हुआ है, इसमें तो कोई खास बात नहीं। जब आप NTSC का एग्जाम देते हैं तो 9th और 10th दोनों के सिलेबस से क्वेश्चन आता है, तो उसमें 9th से ये सारी बातें पूछी जाती है जो 11th की है। लेकिन न्यूटन्स लॉ तो F = ma है, वही तो अप्लाई कर रहे हैं। नया क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। देखो, आपसे कहा हमने यार इस बार खूब ज्यादा ब्लॉक है, 2 kg 3 kg 5 kg 10 kg। बीस न्यूटन। और आपसे कह रहा हूं कि यहाँ का जो टेंशन होगा T0, ये बताओ कितना होगा? और ये बताओ एक्सप्रेशन कितना होगा? तो मुझे ये बताइए सिस्टम किसको मानना पड़ेगा मुझे पहले? ए के लिए 2 + 3 + 5 + 10। हाँ, पहले तो ये सिस्टम माना सर एक्सेलरेशन 1। F सिस्टम = M सिस्टम × A सिस्टम। F हो गया 20 = 2 + 3 + 5 + 10 into A. A = 20/20, that is 1 meter per second square। एक्सलेशन आ गया। Sir, T0 will be 10 Newton. ओ ग्रेट। तो अब T0 के लिए मैं किनको सिस्टम में मानूं? एक काम करो, कैंची लेके T0 जहां लिखा है उस धागे को काट दो। 5 3 and 2 हाँ, 10 यदि 1 = 10 T0 वाले धागे को काट देंगे तो तीनों रुक जाएगा। मतलब ये तीनों को खींच के ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये T0।
तो टी नॉट किसके बराबर लिखेंगे? 1 + 3 + 5 × 8, 1 into 10 is equal to 10. दैट इज 9। अच्छा ये 2 है, सॉरी, ये 10 × 1, 10 × 1 दैट इज 10 न्यूटन। अच्छा तो क्या ये मजे आए इन सारे क्वेश्चन में? कहीं कोई टेंशन नहीं हुआ? आराम से बन गए? Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, एक टर्म आता है पुली। इसे तुम ऐसे समझ लो, मासलेस, ये आइडियल पुली, मासलेस एंड स्मूथ डिस्क। आइडियल पुली क्या है? एक मासलेस स्मूथ डिस्क है। और यदि इस डिस्क के ऊपर से धागा गुजरे, पुली, और इस डिस्क के Sir, your voice is not coming. धागे में लेफ्ट साइड में टेंशन टी होगा तो राइट साइड में भी टेंशन टी होगा। ये एक बेसिक आइडिया। यहां एक है M1 के बदले मैं कह देता हूं यहां है 6 kg, यहां है 2 kg, और इस पुली लटकाया हुआ है। पुली को क्या किया? छत से अरे रे, ये ऐसे छत से लटका। Your voice is breaking. ओके, क्या अब कुछ बेहतर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. मुझे ये बताइए कि अब ये डायग्राम आपके समझ में आ रहा है? एक डिस्क है जिसको छत से हमने लटकाए रॉड वॉड लगा के, जैसे कि उसके कंधे के ऊपर से धागा गुजर रहा है। तो जब फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली से धागा गुजरता है तो धागे के टेंशन में कोई बदलाव नहीं होता। लेफ्ट साइड में जितना होगा धागे में, राइट साइड में भी उतना ही होगा। और यदि मैं 6 kg को देखूं तो धागा क्या करेगा? तो धागा एक ही काम करता है, पुल करता है। और ग्रेविटी किधर पुल करना चाहेगी? नीचे। धागा 2 kg को भी ऊपर पुल करना चाहेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये बैलेंस में है या अनबैलेंस्ड है? Unbalanced. इसका मतलब यदि ये ऊपर जाएगा 2 kg वाला तो 6 kg वाला किधर आता होगा? नीचे। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल में कहा गया फाइंड ए एंड टी। क्या कहा गया इस एग्जाम्पल में? Find इस A and T. एग्जाम्पल में कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन।
फाइंड ए एंड पी। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो हम इक्वेशन तो जानते हैं एक केवल, कौन सा इक्वेशन जानते हैं सॉल्व करते वक्त? हाँ, F इक्वल्स टू एम ए। तो देखिए फॉर 6 kg ब्लॉक, अच्छा 6 kg पे दो फोर्स हैं 6G और T, किसको बड़ा मानोगे? 6G। 6G। क्योंकि 6G की तरफ एक्सेलरेटेड है। ये हो गया इक्वेशन 1। 6G माइनस T हो गया नेट फोर्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थे, बराबर है में 6 है। फॉर ये 3 kg कह देता हूं, 2 kg लिखा हुआ है ना, तो मैं 3 kg देता हूं अभी फिलहाल। यदि इनके लिए देखें फॉर 3 kg ब्लॉक, किसको बड़ा मानोगे? किधर जा रहा है, नीचे या ऊपर? टेंशन। T माइनस 2G इक्वल्स टू 2A। अब इक्वेशन 1 को ऐड कर दो इक्वेशन 2 से। टेंशन माइनस 2G लिखा है, 3G। सॉरी, अब ठीक ना? T माइनस 3G इक्वल्स टू 3A। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो, तो कितना दिखने लगा? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, 6G, T और T कट जाएगा, एक प्लस T है एक माइनस T। 6G माइनस 3G इक्वल्स टू 6A प्लस 3A। एक्सेलरेशन कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा। 6G ले जाने वाला, 3G रोकना चाहता है, नहीं जाने दूंगा, और ये एक्सेलरेशन दोनों को मिल रहा है, 6 प्लस 3 से डिवाइड कर दिया, तो एक्सेलरेशन मिल गया मुझे 60 माइनस 30, दैट इज 30/9, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब T कैसे आएगा? एक तो यही मिल गया मुझे फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, T माइनस 3G बराबर 3A, T माइनस या T इक्वल्स टू 3G प्लस 3A, 30 प्लस 3 इंटू 10/3, ये कितना हो गया? 40 न्यूटन। तो हमें T भी पता चल गया, 40 न्यूटन। तो क्या ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कैसे बनाया गया? जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं ना, तो जी का वैल्यू 10 लेने के कारण ये चल रहा है। मैं ऊपर लिख देता हूं टेक जी इक्वल्स टू 10, क्वेश्चन में ये गिवन है, टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि गिवन है तो अब परेशानी नहीं आएगी। 3 इंटू 10 ये हो गया 30। और कोई डाउट हो तो बताइए। और कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। नो डाउट्स। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, always apply Newton's laws of motion
when observing the event from the ground and present at rest. Always apply Newton's laws of motion from the ground and present at rest. To get correct result. अब इसका क्या मीनिंग है ये समझिए कि आपसे यदि कोई ये कहता है कि यहां एक लिफ्ट है और लिफ्ट को देख रहे हो ए एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाते, और इस लिफ्ट के छत से टंगा हुआ है एक 6 kg का ब्लॉक, ये धागा, यहां देख रहे हैं टेंशन T, और आपसे कहा गया फाइंड टेंशन T। तो हो क्या रहा है, आपके मन में आएगा कि सर मैं लिफ्ट में खड़े हो जाता हूं, when observed from lift। यदि लिफ्ट से देखते हैं तो ब्लॉक will be at continuous rest। तो हम कहेंगे कि एफ नेट क्या होना चाहिए, 0। हम कह देंगे T बराबर mg, 6 × 10 60 न्यूटन। लेकिन when observed from ground, जमीन से देखिए, न्यूटन जब लॉ बना रहा था तो सेब के पेड़ के नीचे बैठकर सेब खा रहा था और न्यूटन अपने लॉ बना रहे थे। तो जब उस लॉ को अप्लाई करके आपको रिजल्ट चाहिए तो आप भी न्यूटन से कम थोड़े ना हो, सेब खाते हुए इवेंट को देखो। तो सोचो, यदि इवेंट आपने ऑब्जर्व किया ग्राउंड से बैठ के, 6 kg block is accelerating up, with the lift। जबकि लिफ्ट के भीतर होते तो आपको पता ही नहीं चलता, वो आपके आंखों के सामने हमेशा रुका दिखता 6 kg। लेकिन जब आप ग्राउंड से देख रहे हैं सेब खाते हुए तो आपने लिफ्ट को जाते देखा, तो पक्का है लिफ्ट में टंगा ब्लॉक भी जा रहा होगा ऊपर। तो तब आप किसको ज्यादा बड़ा मानोगे, T को या 6G को? सोचो 6G। किधर एक्सेलरेशन है चेक करो। तो ऑब्वियस है जिधर एक्सेलरेशन है वो फोर्स ताकतवर रहा होगा। T - 6G बराबर 6A, T बराबर 6G + A।
6 इंटू 10 प्लस 5, 90 न्यूटन। अब मुझे ये बताइए, क्या एक ही धागे में दो तरह के टेंशन हो सकते हैं? एक आदमी कहेगा कि देखो ये जो धागा तना हुआ है इसमें है 60 न्यूटन टेंशन, और दूसरा आदमी कहेगा ना ना ये जो धागा है इसमें 90 न्यूटन टेंशन है। अरे देखने वाले के आधार पे फोर्स थोड़ी ना बदल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक सही होगा, एक गलत। एक को पॉजिटिव नंबर मिलेगा, एक को नेगेटिव नंबर, एक आंसर देने पे। तो आपको मैंने कंसेप्ट क्या बताए हैं? ये 5 स्टार कर दो कंसेप्ट और पढ़ लो एक बार। Always apply Newton's laws of motion when observing the event from the ground and present at rest to get correct result. सर हाँ बताइए। सर लास्ट में t इक्वल टू 6g प्लस a, तो आप कैसे हो गया? a कैसे लिए? अच्छा चलो, t बराबर 6a प्लस 6g पसंद आया? यस सर। बस यही रहने दो। 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 10, अब कितना हो गया? 90। नोट कर लो, g का वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं। अब ओके है? यस सर। अब मुझे ये बताइए दोनों में किसको सही माना जाए? तो कंसेप्ट क्या कह रहा है आपसे चिल्ला चिल्ला के? किसको सही मानो? कौन से ऑब्जर्वेशन को सही मानो? सेकंड। हाँ, benefit from ground. तो ये जो है ये गलत है और ये जो है ये सही है। ये बहुत से बच्चे नहीं जान पाते कि न्यूटन लॉ तो दोनों ने लगाया, लिफ्ट में खड़े होके भी देखकर और ग्राउंड से भी देखकर। It is same. अरे सर आपको मैंने कहा, आप इसी बीच में कर ही रहे हैं ना, तो मैं तो आ ही रहा हूँ आपके पास, आप परेशान ना हो सर, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी जो बताया क्लियर है कि Yes sir. हम लोग ऑब्जर्वेशन कहां से लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बनाते वक्त कहां से ऑब्जर्वेशन लेना है? ग्राउंड से, सेब खाते हुए न्यूटन की तरह। यहां देखिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है 6 kg का।
और ये है 3 kg का। और अब आपको कहा गया कि ये स्मूथ है, तो रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो ब्लॉक तो स्लाइड करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और एक जो वर्टिकली टंगा हुआ है, ये टेबल के ऊपर था एक ब्लॉक, और एक टेबल से नीचे टंगा हुआ है ये टेबल टॉप। अब मुझे बताइए, इस एग्जाम्पल में यदि कोई आपसे पूछे फाइंड टी एंड ए, टी और ए क्या होगा, तो कैसे सोचा जाए? तो हम ये देखें कि यही धागा है जो खींच रहा है 6 kg को। तो फॉर 6 kg सॉल्व करते वक्त आप क्या सोचेंगे? T बराबर 6a, ये इक्वेशन 1। एंड फॉर 3 kg, धागा जो है वो रोक रहा है और ग्रेविटी खींच के ले जा रहा है 3g। तो किसको बड़ा मानेंगे, 3g को या t को? 3G। बहुत बढ़िया। 3g माइनस टी कितना हो गया? 3a। अब t का वैल्यू रख दीजिए पहले वाले से दूसरे वाले इक्वेशन में। फ्रॉम 1 एंड 2 जो इक्वेशन है उनको यूज करते हैं। 3g माइनस 6a इक्वल्स टू 3a, 3g इक्वल्स टू 3a प्लस 6a, 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 9a, a इक्वल्स टू 30/9, 10/3 हो गया इसका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यदि कोई t पूछेगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 t बराबर 6a, t बराबर 6 इंटू 10/3, t बराबर 20। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सर हमने सेकेंड इक्वेशन में 3 को करा लिया ना। चलिए मुझे बताइए, सेकेंड ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 या 2? सर 2। 2। और ब्लॉक जा किधर रही है, नीचे या ऊपर? नीचे। कौन सा फोर्स बड़ा मानेंगे आप, 3g या t? 3G। 3G। तो नेट फोर्स कितना लिखेंगे? 3G माइनस T। 3g माइनस टी बराबर 3 इंटू ए। क्या इक्वेशन 2 पसंद आया? यस सर। और अब इक्वेशन 1 से t का वैल्यू लेकर इक्वेशन 2 में रख दो। फिर सॉल्व कर लो तो a आ गया। और फिर अब इस a को इक्वेशन 1 में रख दो तो फिर t आ जाएगा। तो क्या मैं मान के चलूं कि F बराबर ma अप्लाई करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इनहेंस्ड हुई, थोड़ी बढ़ी, कुछ यस सर। बेहतर सोचना शुरू कर दिया आपने? यस सर। तो ये समझो एनएलएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि F बराबर ma हम अप्लाई करें तो ये पहले सोचें कि ऑब्जर्वेशन कहां से लेना है। कि कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो नेट फोर्स 0 होगा, कंटिन्यूअस रुका है तो, लेकिन ये तो डिसाइड करो देख कहां से रहे हैं, सही जगह से देख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि न्यूटन ने नियम बनाए सेब खाते हुए, तो आप भी अप्लाई करो सेब खाते हुए बैठ के आराम से। तब यदि कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस रुका है तो नेट फोर्स 0 कहोगे, बात सही है। लेकिन लिफ्ट के भीतर देख के नेट फोर्स 0 और तुमने इक्वेशन लिख दिया, रिजल्ट लिया है, वो रिजल्ट सही नहीं है, वो धोखेबाज है, वो गलत करवा देगा। तो सारे ऑब्जर्वेशन कहां से लेने हैं?
ग्राउंड पे सेब खाते हुए न्यूटन की तरह, न्यूटन से कम आप थोड़े ना। ठीक, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू रहेगा कहानी। थैंक यू, Thank बाय you, बाय। sir.